आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। जनगणना 2027 को लेकर प्रथम चरण के गहन प्रशिक्षण संपन्न। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जिला जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण भोपाल से आए राज्य स्तरीय ट्रेनर द्वारा दिया गया, जिसमें जनगणना की कार्य योजना के संबंध में विस्तार से बताकर कहा कि यह जनगणना वर्ष 1872 से 16वीं एक स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना होगी। पिछली जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी। जनगणना 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण 1 मई से 30 मई 2026, जिसमें मकान सूचीकरण और मकानों की गणना, तथा द्वितीय चरण फरवरी मार्च 2027 में जनसंख्या की गणना की जाएगी। इस दौरान कहा गया कि जनगणना का कार्य निर्धारित सीमा समय पर किया जाता है, अतः समय सीमा में किसी भी प्रकार का विस्तार व परिवर्तन संभव नहीं है। प्रशिक्षण में 2027 भी की जनगणना की कार्ययोजना के संबंध में भी जानकारी दी गई, जिसमें जनगणना 2027 में स्वगणना पोर्टल, SE पोर्टल, मोबाइल ऐप, HLO ऐप के माध्यम से आंकड़ों का संकलन किया जाएगा। इसी क्रम में मकान सूचीकरण ब्लॉक क्रिएटर HLBC वेब पोर्टल के माध्यम से मकान सूचीकरण ब्लॉक का सृजन की कार्ययोजना है। जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली वेब पोर्टल के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी। जिला जनगणना के लिए विस्तार से जानकारी देते हुए जिला स्तरीय अधिकारी, चार्ज अधिकारी, फील्ड ट्रेनर्स, मास्टर ट्रेनर्स, प्रगणक पर्यवेक्षक आदि के संबंध में भी आवश्यक जानकारी दी गई। साथ ही जनगणना निदेशालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी परिपत्र के संबंध में बताया गया। इस दौरान सभी SDM व तहसीलदार मौजूद थे। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि यह दुनिया के सबसे बड़े प्रशासनिक कार्यों में से एक है। कलेक्टर जबलपुर राघवेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। श्रेय टीवी स्टेट हेड मध्य प्रदेश रमाकांत दुबे की खास रिपोर्ट। तो जनगणना को लेकर जो प्रशिक्षण है वो स्टार्ट किया गया है और इसमें 2 चरणों में जनगणना होनी है। तो पहला चरण है अपने वहाँ मई महीने में, अपने राज्य में मई महीने में पहला चरण होगा। इसके अंतर्गत सभी घरों का इसमें एनुमरेशन किया जाएगा और इसके पश्चात वर्ष 2027 के फरवरी माह में व्यक्तिगत जनगणना होनी है। उसके बाद फिर वो पूरे फरवरी माह चलने के बाद 1 मार्च की स्थिति में उसका पब्लिकेशन इत्यादि किया जाना है। इस बार जनगणना पूर्णतया डिजिटल की जा रही है। अपना 2 मोबाइल ऐप बनाए गए हैं। मोबाइल ऐप जो हमारे एन्यूमरेटर्स होंगे उनको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके उसके माध्यम से जनगणना की जा रही है। तो इसके लिए जो प्रशिक्षण जो है फरवरी महीने में और अगले महीने में प्रशिक्षण इसका विधिवत किया जाएगा। कई चरणों में प्रशिक्षण होना है। तो एक पूरी मशीनरी लगती है इसमें और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है किसी भी राष्ट्र के लिए। तो उस हिसाब से तैयारी की जा रही है। ग्रामीण भी इसमें शामिल है। हाँ, ये पूरे राज्य में ये जनगणना है, पूरे देश में जनगणना है। तो इसमें हर एक एरिया, हर एक जहाँ पे भी कोई अपना आदमी निवास कर रहा है, कोई व्यक्ति रह रहा है, उसमें जनगणना की जाएगी। 2011 की जनगणना की अब जो जनगणना हो 2027 क्या तो मतलब अब तकनीकी रूप से काफ़ी एडवांस हो चुका है चीज़ें, और उसके वजह से जो 2011 में मोबाइल इत्यादि का उपयोग कम था, तो उन सारी चीज़ों को अकाउंट करते हुए इसको डिजिटल बनाया गया जनगणना को। ये सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही है। 2000 जैसे कि 17 साल के जो बच्चे हैं, 1 साल का नहीं, ये पूरी जो ये है गाइडलाइन जो है वो बहुत स्पष्ट है, जिसमें एक बार प्रशिक्षण रखेंगे, आप लोग भी आएंगे और जब एक बार हम प्रक्रिया शुरू करेंगे तो उसके पहले एक बार खुला संवाद होगा, आपको सारी चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। इसमें कहीं वो नहीं है कि कोई छूट जाएगा, कोई छोड़ दिया जाएगा, इस तरीके का नहीं है। इसमें तो ये भी व्यवस्था की जा रही है कि अगर कहीं कोई शेड है, उसके नीचे लोग निवासन करते हैं, तो उस शेड को भी अकाउंट करना। तो मतलब बहुत इंक्लूसिव है, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। हटो ना, चाहते ही तुम बना मकान सूचीकरण मकानों की गणना, जिसे हम शॉर्ट में HLO बोलते हैं, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन। इस दौरान क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे उसकी भी झलक हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे।
आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे प्रगणक हैं जिन जिन बिंदुओं पर जब करने जाए फील्ड में या पोर्टल के माध्यम से देखें तो आप उसको समझ सकें। रूल है, जब भी आप पीने के पानी की सुविधा इत्यादि के बारे में जाएंगे तो वहाँ पर प्रश्न आएगा कि परिसर के अंदर या परिसर के बाहर। मामलों में थोड़ा डिफरेंट है, अर्बन के मामलों में थोड़ा डिफरेंट है। कुछ डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस मैटर करता है। डिफिनीशन है वो भी आपको समझना जरूरी होगा। जनगणना मकान, हर भवन में कम से कम एक जनगणना मकान अवश्य होता है, एक से ज्यादा है। हमारे आम बोलचाल में, आम समाज में जो हम परिवार की परिभाषा मानते हैं वैसा इसमें नहीं है। पूरा उससे जहाँ पर आपको छोटे-छोटे मुद्दे में बांटना पड़ेगा। हरे गाँव में प्रचार सचिव को सेवाएं आप इसमें ले सकते। दूसरा, इस ध्यान में रहे जिससे कि आप उसका जो मुख्य परिभाषाएं हैं ये आप मकान के बारे में जाएंगे तो वहाँ पर प्रश्न आएगा कि परिसर के अंदर है परिसर के बाहर। तो हमें जरूरी ये होगा समझना कि परिसर क्या है। परिसर की डिफिनीशन ग्रामीण के मामलों में थोड़ा डिफरेंट है, अर्बन के मामलों में थोड़ा डिफरेंट है। कुछ डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस मैटर करता है। भवन, सेंसस में चूंकि हर भवन को कवर करना है, हर स्ट्रक्चर को कवर करना है, तो भवन क्या है उसकी भी एक परिभाषा बताई गई है। स्टैंडर्ड डिफिनीशन है वो भी आपको समझना जरूरी होगा। जनगणना मकान, हर भवन में कम से कम एक जनगणना मकान अवश्य होता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जनगणना मकान किसको बोलते हैं, क्या उसकी परिभाषा है, क्या मायने हैं, वो भी हम आपके सेशन में बताएंगे। इसके बाद है परिवार। उस जनगणना मकान में जो परिवार रहता है, परिवार की भी वो हम बताएंगे आपको। हेड ऑफ द हाउस होल्ड, इसमें ज्यादा कुछ करने को परिवार का मुखिया के रूप में इसमें लिखवा सकता है। सिर्फ कंप्लीट कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए हम परिवार के मुखिया का नहीं करता है। एक डेटा जरूर आता है जब सरकार मांगती है फीमेल हेडेड हाउस होल्ड कितने, ऐसे कितने परिवार है जहाँ पर महिला मुखिया है, तो वो डेटा रहता है। नाम किसी का डिस्क्लोज नहीं होता। इसको शामिल करना है। हमने शुरुआत, कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए और किसी की दोबारा गिनती ना हो। तो जरूरी ये होता है कि हम ये समझें कि जिस परिवार में हम गणना के लिए जा रहे हैं उसमें किन किन व्यक्तियों को हमें गणना में सोच रहे हैं। ध्यान जरूर करिएगा, सेंसस आदेशात्मक भाषा नहीं होती।